Hi guys, a very good evening to all of you. I, Arushi Ahuja Munjal, welcome you all to the An Academy UGC Net. हाँ जी बच्चे, आप सब लोग को पता है कि अन अकेडमी के ऊपर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट 2023। तो बच्चे ये जो आपका ऑफर है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड है, दैट इज फ्रॉम 7th मई टू 28th मई, एवरी संडे रात को 9 बजे। अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। जो भी बच्चे टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट के अंदर उनको मिलेगा जीतने का मौका, हेडफोन्स हर एक टेस्ट के अंदर जो कि उस टेस्ट को जीतेगा। साथ ही में क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे इस टेस्ट को लाइव अटेंड करेंगे उनको चांस मिलेगा कि वो लोग एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत पाए। इसके अलावा आप स्क्रीन के इधर राइट में देख सकते हैं कि रैंकर 1 को मिलेगा लैपटॉप, द रैंकर 2 विल बी द स्मार्टफोन, विल बी अवॉर्डेड विद अ स्मार्टफोन, आई मीन रैंकर 3 को टैबलेट मिलेगा। ये एक तरह का मोटिवेशन भी है कि डेफिनेटली जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको डेफिनेटली उस चीज के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। बट उसके अलावा बिसाइड्स रिवॉर्ड, सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो बच्चे आप लोग के लिए यही है, दैट इज यूजीसी नेट को क्रैक करना इन द कमिंग जून अटेम्प्ट। तो अभी इनरोल कीजिए हमारी अन अकेडमी को, सब्सक्राइब करें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको किस तरह का पैकेज चाहिए। मॉक टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, बिकॉज बच्चे कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना, मॉक टेस्ट को अपने हाथ से निकालना। ठीक है जी। अभी इनरोल करें और अपनी मॉक टेस्ट सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं दैट इज योर थियोरीज ऑफ कॉम्पनसेशन। व्हाट इज योर थियोरीज ऑफ कॉम्पनसेशन? लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कॉम्पनसेशन की बात करें या हम करें कि कॉम्पनसेशन क्या होता है, वो हमें पता होना ज्यादा जरूरी है पहले, एज कंपेयर टू कि अगर हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं कि थियोरीज ऑफ कॉम्पनसेशन क्या है। तो देखिए बच्चे, क्या आ जाता है आपके सामने, व्हाट इज कॉम्पनसेशन? जस्ट अ मिनट। व्हाट इज कॉम्पनसेशन? बच्चे, जो कॉम्पनसेशन है वो एक रेम्यूनरेशन होता है, पैसे होते हैं जो कि एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं उस काम के लिए जो कि वो लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जरूरी नहीं है कि रेम्यूनरेशन मॉनिटरी हो, जैसे मैंने बोला पैसे होते हैं, वो नॉन मॉनिटरी फॉर्म में भी हो सकता है। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों टाइप के रेम्यूनरेशन बेनिफिट्स जो हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जब भी वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें, कहते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है बच्चे, दैट इज एंटाइटल्ड टू बोथ, मतलब एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दोनों मिलते हैं इन रिटर्न, उसके बदले में, किसके बदले में? जो भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा जो कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन का वो एफिशिएंट है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ थियोरीज ऑफ कॉम्पनसेशन के थ्रू जो है वो जाना पड़ेगा। वी नीड टू गो थ्रू द थियोरीज ऑफ कॉम्पनसेशन। बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 टाइप की थियोरीज है। अगर हम बात करें कि हमारी कॉम्पनसेशन के अंदर कितनी थियोरीज है, तो 3 तरह की थियोरीज हैं। सबसे पहली जो थ्योरी का नाम है बच्चे, वो है आपका री-इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? री-इन्फोर्समेंट और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सेकंड आपका आ जाता है दैट इज योर इक्विटी थ्योरी। थर्ड इज योर एजेंसी थ्योरी। तीसरा क्या आ जाता है? आपकी एजेंसी थ्योरी जो है वो आ जाती है, जिसको हम लोग या जिसको मैं आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन करूंगी कि ये 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आ जाती है आपकी री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सेकेंड इज योर एजेंसी थ्योरी। थर्ड इज योर इक्विटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, क्या आप में से कोई बता सकता है दैट व्हाट इज री इन्फोर्समेंट? व्हाट इज री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? क्या होता है ये बेटा? री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को आप लोग ये भी बोल सकते हो, RET, रेट। आप इसको रेट भी बोल सकते हैं। री इन्फोर्समेंट क्या होगा?
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज री इन्फोर्समेंट या फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? हाँ जी, कोई ये बता सकता है? तो देखिए बच्चे, ये जो थ्योरी है वो इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। एक अजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं। वो अजम्पशन क्या है? लेट्स हैव अ लुक। एक अजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि जो रिवॉर्ड अर्निंग बिहेवियर है ना एक इंसान का, वो लाइकली हमेशा क्या होगा? रिपीट होगा। एक जो रिवॉर्ड अर्निंग बिहेवियर होता है वो हमेशा रिपीट होता है, जिसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर टास्क किया और वो टास्क करने के लिए उसको रिवॉर्ड मिला, उसको उस चीज के लिए एक्नॉलेज किया गया, उसको उसके लिए सराहना मिली, तो डेफिनेटली क्या होगा? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एम्प्लॉय वो बिहेवियर दोबारा से क्या करेगा? रिपीट करेगा, जिसके लिए उसको क्या मिली थी? एक बार पहले एक्नॉलेजमेंट उसको मिल चुकी है। सिमिलरली उसी तरह से एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर जो कि व्रूम ने दी थी, एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू डू अ पर्टिकुलर थिंग for which he is sure or is expected that performance will be followed by a definite reward or an outcome। वैसे ही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर भी जो एम्प्लॉय होता है वो काफी मोटिवेटेड होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, जिसके लिए वो श्योर होता है कि अगर मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस की, इस तरह की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की, वो एक एक्सपेक्टेशन लगा के चलता है कि अगर मैं ये परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे उसका इतना डेफिनेट रिवॉर्ड या आउटकम 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड योर री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी कि री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है? हाँ जी, कोई बता सकता है? सबको क्लियर है? बड़ा सिंपल सा एजेंडा मैंने आप लोग को बताया कि इसके अंदर हम लोग एक असम्पशन लेके चलते हैं कि अगर एक रिवॉर्ड अर्निंग बिहेवियर डेफिनेटली रिपीट करेगा एक एम्प्लॉय, क्योंकि अगर उसको पता है कि मैंने अगर ये चीज करी तो जिसके लिए मुझे पहले सराहना, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है, तो वो डेफिनेटली वो चीज दोबारा करेगा। वैसे ही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर एम्प्लॉय मोटिवेट होता है एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए जिसके लिए वो श्योर है, और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है, अगर वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है उसको उस पर्टिकुलर चीज का रिवॉर्ड या फिर आउटकम डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस वाज योर री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकंड इज योर इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, लेट्स हैव अ लुक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, देयर शुड बी इक्विटी और द यूनिफॉर्मिटी इन द पे स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को जो भी रेम्यूनरेशन आप दे रही है आपकी कंपनी, तो उसके पे स्ट्रक्चर के अंदर एक तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि मतलब कंसिस्टेंसी हो कि उसको जितना पे किया जा रहा है उतना लगातार पे किया जाए। ये नहीं है कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कभी बढ़ा दिया कभी कम कर दिया। ठीक है? और इक्वल काम के लिए इक्वल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसको फेयरली पे नहीं किया जा रहा जितना काम वो करता है एक दिन के अंदर, तो डेफिनेटली उसका मोटिवेशन सबसे पहले डाउन जाएगा। अगर वो मोटिवेशन उसका डाउन गया तो जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। हो सकता है वो चीज बढ़ती बढ़ती ऐसे हो जाए कि लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जाना शुरू कर दें, या फिर वो एब्सेंट रहना काम से ज्यादा शुरू कर दें। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी थ्योरी बोलते हैं।
अब क्या कहते हैं कि रेम्यूनरेशन सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी होनी चाहिए। कितने टाइप्स की इक्विटी होनी चाहिए? लेट्स हैव अ लुक। 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आएगा इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज इंटरनल इक्विटी? सो देखिए, इंटरनल इक्विटी क्या होता है बेटा? द एम्प्लॉय परसीव्स द फेयरनेस इन डिफरेंट पे फॉर डिफरेंट जॉब्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, दैट इज ही मस्ट फील दैट पे डिफरेंशियल्स अमंग द जॉब्स आर फेयर। कहते हैं कि एम्प्लॉय क्या परसीव करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या चीज एज्यूम करके चलता है कि अगर जॉब अलग है तो डेफिनेटली उसकी डिफरेंट पे होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई मुझसे ज्यादा काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको मुझसे ज्यादा पे मिलेगी। कोई मुझसे कम काम कर रहा है उसको मुझसे कम पे मिलेगी, क्योंकि हमारा जो काम का नेचर है, टाइप है, वो भी क्या है, काफी डिफरेंट है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो भी फेयरनेस हम वर्तते हैं इस चीज के अंदर कि कॉम्पनसेशन सही क्वांटिटी में, अमाउंट में पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व है, किस तरह का काम किया जा रहा है। मतलब ये कि एक एम्प्लॉय को ये फील आना चाहिए कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर पे डिफरेंशियल्स हैं, अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट जो है वो पे की जा रही है अमंग द जॉब्स, तो वो फेयर तरीके से की जा रही है, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। सेकेंड टाइप की आपकी इक्विटी आती है, दैट इज योर एक्सटर्नल इक्विटी। व्हाट इज योर एक्सटर्नल इक्विटी? एम्प्लॉयज को ये फील होना चाहिए दैट द फेयरनेस इन व्हाट दे आर बीइंग पेड इज इन लाइन विद व्हाट अदर प्लेयर्स इन द सेम इंडस्ट्री आर पेइंग टू देयर एम्प्लॉयज फॉर द सेम काइंड ऑफ जॉब। मतलब मेरी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जस्ट हैव अ लुक, आपको अभी बताती हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्या लिखा है, एक आपकी कंपनी है ए। ठीक है। आपकी कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। ठीक है। एक्सटर्नल इक्विटी ये बात कहती है कि एक कंपनी के अंदर ये एक्स वाई जेड जॉब थी, एक ये पर्टिकुलर नाम की जॉब थी, और बी कंपनी के अंदर भी सेम एक्स वाई जेड तरह की जॉब थी, क्योंकि ये वाली हमारी कंपनी भी और ये वाली कंपनी भी बिल्कुल सेम काम है इनका, सेम इंडस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं। तो एक कंपनी के अंदर मैं एक्स वाई जेड जॉब कर रही हूँ, इस ये तरह का काम कर रही हूँ। ठीक है। लाइक वाइज बी कंपनी के अंदर भी एक्स वाई जेड जॉब है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मेरी कंपनी है मेरे को मेरी जॉब के लिए एटलीस्ट उतना तो पे करिए जितना शायद हमारी कंपेटिटर फर्म भी उतनी, सेम जॉब के लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये वाली जॉब में और ये वाली जॉब में एक कहते हैं सिंगल दाने का भी डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट का भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं कि जब दोनों जो फर्म्स हैं वो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, एक तरह का काम कर रही हैं, एक तरह की जॉब है, तो हम उम्मीद करते हैं, एक एम्प्लॉय परसीव करके चलता है कि हमारी कंपनी एक्सटर्नली भी जो है वो इक्वल पे दे रही है, कि मतलब जितने बाहर के लोग जो कि सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जितना वो लोग पे करें, तो एटलीस्ट अगर उससे ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना अमाउंट तो जो है वो हमारी कंपनी हमें पे कर रही है। सेम केस गोज फॉर बी। अगर बी कंपनी है तो उसके एम्प्लॉयज भी ये परसीव करेंगे, ए कंपनी है तो ए वाली कंपनी के एम्प्लॉयज भी ये वाली बात परसीव करेंगे। ठीक है जी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी का नाम देते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? थर्ड आपके पास क्या आ जाता है,
दैट इज योर इंडिविजुअल इक्विटी। लेट्स सी कि इंडिविजुअल इक्विटी क्या होती है। एम्प्लॉय ये परसीव करता है कि जो पे डिफरेंशियल्स हैं अमंग द इंडिविजुअल्स who are performing the same kind of a job and within the same organization, क्या कहते हैं, द एम्प्लॉय ये परसीव करता है कि जो पे डिफरेंशियल्स है लोगों के बीच में जो कि सेम तरह के काम कर रहे हैं और विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो एटलीस्ट उनको भी क्या किया जा रहा है, इक्वल पे किया जा रहा है। कि मान लो मैं आरुषि हूं, मेरे साथ एक्स पर्सन काम कर रहा है या कर रही है, हम दोनों का सेम काम है और हम लोग सेम जॉब में सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम तरह का काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच में भी पे डिफरेंशियल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम काम है तो हमें सेम तरह की अमाउंट मिलनी चाहिए। और इवन इफ हमारे काम सेम नहीं भी है, तो वो जो पे डिफरेंस है, मेरा ज्यादा है या एक्स का कम है, एक्स का ज्यादा है या मेरा कम है, तो वो जो डिफरेंस है वो बिल्कुल फेयर है। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो कि डेफिनेटली जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा एज कंपेयर टू एक फ्रेशर पर्सन से, इरिस्पेक्टिव कि उसके जॉब का नेचर क्या है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? सो दिस वर द 3 टाइप्स ऑफ इक्विटीज जो कि इक्विटी थ्योरी के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला था आपका इंटरनल इक्विटी, सेकेंड वॉज योर एक्सटर्नल इक्विटी, थर्ड वॉज योर इंडिविजुअल इक्विटी। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सॉरी, ठीक है जी। आगे देखिए आपके पास थर्ड टाइप की थ्योरी क्या आती है। थर्ड टाइप की जो बच्चे आपके पास में थ्योरी है वो आपके पास ये आती है, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी बच्चे क्या होती है, ये थ्योरी स्टेट करती है कि चाहे इंप्लॉयर है और चाहे इंप्लॉय है, दोनों ही कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो रेम्यूनरेशन इंप्लॉय को पे किया जाता है वो क्या होती है, वो एजेंसी की कॉस्ट होती है। कहते हैं इंप्लॉय हमेशा अपनी एजेंसी कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा जबकि इंप्लॉयर उसको कम करने की कोशिश करेगा। हेंस जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जाए इस हिसाब से डिसाइड किया जाए कि दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अलाइन करके उनको फेयर वे में पे भी किया जाए और उनके बारे में ध्यान भी रखा जाए। क्लियर टू एवरीवन? इसको मैं और आपको ढंग से समझाती हूँ। कहते हैं कि जो आपकी बच्चे एजेंसी थ्योरी है ना, वो ये फोकस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंसान का अपना डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, उनके अपने गोल्स हैं। ठीक है, हर एक स्टेक होल्डर का। और कहते हैं कि किस हिसाब से एक एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन आप यूज कर सकते हो उन गोल्स को, उन इंटरेस्ट को अलाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। कहते हैं आजकल की जो मॉडर्न कॉर्पोरेशन है, मॉडर्न कंपनीज है, वहां पे ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, मतलब मालिक अलग है और उनको संभालने वाले लोग अलग हैं। कहते पहले जैसे दिन दिन नहीं है जहाँ पे ओनर और जो मैनेजर थे वो क्या थे, वो लोग सेम पर्सन थे। कहते हैं क्योंकि काफी जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको डे टू डे ऑपरेशन से रिमूव किया जाता है। तो सो कॉल्ड एजेंसी कॉस्ट की मतलब क्या है, उन प्रिंसिपल्स, ओनर्स या उनके एजेंट्स या मैनेजर्स जो उनको संभालते हैं, उनके इंटरेस्ट को संभालने के लिए जो कॉस्ट अराइज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो एजेंट और मैनेजर के लिए अच्छा होगा जरूरी नहीं है कि वो ओनर के लिए भी बेस्ट हो। एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए जो मैनेजमेंट है वो स्पेंड कर रही है मनी ऑयल परक्विजिट्स और एम्पायर बिल्डिंग रेदर देन सीकिंग टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। की मैनेजमेंट जो है वो बिल्डिंग एम्पायर को बड़ा करने में पैसा खर्च कर रही है, ना कि वो ये सोच रही है कि वही पैसा या कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज किया जाए। अब वो मैनेजमेंट ने वो पैसा लगाया अपने किसी गोल या अपने इंटरेस्ट या चाहे कंपनी के परस्पेक्टिव में सोच के, लेकिन शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होना उनका मेन ऑब्जेक्टिव है लेकिन मैनेजर्स का नहीं है। मोर ओवर जो मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो डिफर भी करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का जो एटीट्यूड होता है बच्चे रिस्क लेने का, वो सब चीजें डिफरेंट है, जिसकी वजह से एजेंसी कॉस्ट अराइज होती है। तो एज अ रिजल्ट जो मैनेजर्स है वो प्रेफरली रिलेटिवली लिटर रिस्क जो है वो लेना चाहते हैं अपनी पे के अंदर। सो इसीलिए वो कहते हैं कि काफी रिकॉग्निशन मिल रहा है कि जो इंडिविजुअल पे प्रोग्राम्स हैं
उनको भी दोबारा से नर्चर किया जाए, उनकी कॉम्पोजिशन को देखा जाए। ठीक है, कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे भी किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए कि उनको परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी पे को क्या कर देना चाहिए, अटैच कर देना चाहिए। ठीक है, और नई स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जो कि इस चीज के साथ फिट बैठे। तो वही मैंने बात आपको बताई कि ये जो थ्योरी है वो बेटा ये कहती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंपनी के लोग हैं। ठीक है, अगर कोई मालिक है तो फिर कंपनी कल्ले मालिकों से भी नहीं चल सकती, संभालने वाले भी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं जो फिर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है वो एजेंसी कॉस्ट होती है। एम्प्लॉय चाहेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, एम्प्लॉयर चाहेगा कि वो मैं कम से कम सैलरी दूं। तो कहते हैं इसीलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट भी अलाइन हो जाए, जो मैंने अभी बोला कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है वो पे को क्या कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। इससे क्या होगा, दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट भी सर्व हो जाएगा, दोनों पार्टीज के गोल भी अलाइन हो जाएंगे, एज वेल एज कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी आपके साथ साथ अचीव होते जाएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? हाँ जी बच्चे बताइए। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको री इन्फोर्समेंट और साथ में क्या था उसका नाम, री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपको किसने दी थी? विक्टर रूम ने आपको ये थ्योरी दी थी। लेट्स हैव अ लुक। सो यस, जस्ट अ मिनट। तो ये जो थी आपको किसने दी थी? अ, ये आपको दी थी विक्टर, ये थ्योरी आपको दी थी विक्टर रूम। कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे सेटिंग ही नहीं आ रही। विक्टर रूम ऑफ येल स्कूल। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन 1964 उन्होंने क्या दी थी, ये थ्योरी दी थी। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हम लोग जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है मोटिवेशन की, तो सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? आपकी विक्टर व्रूम ने दी थी। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है हु गेव द इक्विटी थ्योरी ऑफ कॉम्पनसेशन? सो दैट वाज, किधर गया पेन, इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स इक्विटी थ्योरी को नाम दिया हुआ है जॉन स्टेसी एडम्स के पीछे, जो कि एक वर्क प्लेस और बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये जॉब मोटिवेशन की जो थ्योरी थी 1963 के अंदर दी थी। कब दी थी? 1963 के अंदर। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज हु गेव यू द कॉम्पनसेशन थ्योरी, और दैट इज एजेंसी थ्योरी। ये आपको किसने दी थी?
नेट नहीं चल रहा है शायद। तो ये बच्चे आपको दी थी स्टीफन रॉस एंड बेरी मिटनिक। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, बट यू हैव टू लर्न इट, दीज आर इम्पॉर्टेंट। जिन्होंने इंडिपेंडेंटली और करंटली क्या दी थी, ये एजेंसी थ्योरी जो थी वो प्रपाउंड की थी। क्लियर टू एवरीवन बच्चे, यहां तक सबको समझ में आया? यस बताइए बच्चे। यहां तक किसी को भी कोई डाउट? एक बार मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको बस एक लास्ट हिंट दे देती हूँ दोबारा से। सबसे पहला तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि कॉम्पनसेशन क्या होता है, तो कॉम्पनसेशन में आपको फिर से बता दूं, ये एक ऐसा रेम्यूनरेशन है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो भी वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर उनके फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दोनों ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा कॉम्पनसेशन जो है कंपोनेंट वो एफिशिएंट है, हम लोग को अलग अलग तरह की थ्योरीज जो है वो पढ़नी होंगी। तीन थ्योरीज आपकी मेन आती हैं। सबसे पहला आपको मैंने पढ़ाया री इन्फोर्समेंट एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सेकेंड वॉज योर इक्विटी थ्योरी एंड लास्ट वॉज योर एजेंसी थ्योरी। देखो बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि आपकी री इन्फोर्समेंट और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या आता है। री इन्फोर्समेंट और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आता है कि अगर एक पर्सन को कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए कोई रिवॉर्ड मिला था, तो डेफिनेटली वो चीज को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि उसको इस चीज के लिए एक्नॉलेजमेंट मिली थी। वैसी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर जो कि व्रूम ने दी थी, एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड होते हैं कोई भी तरह का पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, क्योंकि उनको श्योर होता है कि अगर हमने परफॉर्मेंस दिया तो हमें ये आउटकम या हमें ये रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड उस परफॉर्मेंस के साथ में क्या होता है, लिंक्ड होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी वो किसने दी थी ये थ्योरी, दैट इज विक्टर एंड व्रूम ऑफ येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, 1964 के अंदर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है इक्विटी थ्योरी। कहते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कहते हैं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए पे स्ट्रक्चर के अंदर एक एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन में। अगर एम्प्लॉय को कभी भी फील हुआ कि जितना वो दिन के अंदर काम करता है उसको उसके लिए फेयरली पे नहीं किया जा रहा, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, उसका मोटिवेशन कम होगा, हो सकता है वो एब्सेंट रहने लग जाए, लास्ट में वो आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाए। तो इक्विटी थ्योरी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली तीन टाइप्स की इक्विटी स्टडी की। नंबर वन वाज योर इंटरनल इक्विटी, नेक्स्ट वाज योर एक्सटर्नल एंड थर्ड वाज योर इंडिविजुअल। इंटरनल इक्विटी क्या होता है? एम्प्लॉय ये परसीव करते हैं कि डिफरेंट पे होती है डिफरेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग तरह के काम इन्वॉल्व होते हैं। तो कहते हैं कि अगर डिफरेंट पे किया भी जा रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज जॉब्स के लिए अगर डिफरेंट पे किया जा रहा है तो वो फेयर वे में ही पे किया जा रहा होगा, कुछ गलत तरीका इसका नहीं होगा। एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब आ जाता है कि इंप्लॉयज ये फील करते हैं कि जो फेयरनेस आती है, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि वो जो फेयरनेस आती है वो क्यों आ रही है, कहते हैं इंप्लॉयज ये फील करते हैं कि फेयरनेस किस चीज के अंदर है, कि सेम इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो एटलीस्ट उनके बराबर हैं, कि मतलब सेम काइंड ऑफ जॉब के लिए उनके एम्प्लॉयज को उतना ही पे किया जा रहा है जितना कि बाकी की कंपनीज उस इंडस्ट्री के अंदर पे कर रही हैं। और इंडिविजुअल इक्विटी का मतलब है कि इंप्लॉय ये परसीव करता है कि पे डिफरेंशियल्स अगर हम लोगों के बीच में है जो कि सेम तरह का काम कर रहे हैं और विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन पे भी हैं, तो वो जायज होगा, फेयर होगा। क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल जिसको काफी एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे एज कम्पेयर टू द फ्रेशर जिसने अभी नया नया काम ज्वाइन किया और उसको प्रॉपरली जॉब का नेचर भी नहीं पता है। इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि ये थ्योरी हमें किसने दी है, एडम्स इक्विटी थ्योरी इसको बोलते हैं, जो कि इनके नाम के पीछे पड़ी है, दैट इज जॉन स्टेसी एडम।
और ये थ्योरी इन्होंने 1963 के अंदर अपने को प्रोवाइड करी थी। लास्ट में आपके पास आता है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी अगेन आपको स्टीफन रॉस एंड बेरी मिटनिच ने दी थी 1973 के अंदर। ये थ्योरी क्या कहती है कि चाहे इंप्लॉयर है और इंप्लॉय है, दोनों ही, वो कौन है, वो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। और जो रेम्युनरेशन इंप्लॉय को पे किया जाता है वो क्या होती है, उनकी एजेंसी कॉस्ट होती है। तो इंप्लॉय हमेशा चाहेगा कि मैं उस एजेंसी कॉस्ट को बढ़वाऊं, लेकिन इंप्लॉयर चाहेगा कि मैं उसको कम करूं। तो इसीलिए रेम्युनरेशन को डिसाइड करना चाहिए इस तरीके से कि दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, अलाइन किया जा सके। इसी वे में जो है वो एजेंसी थ्योरी जो है वो डिजाइन करी जाती है। सो दैट्स इट, दीज वर द बेसिक 3 थ्योरीज ऑफ योर व्हाट वुड आई से, दैट इज योर कॉम्पोजिशन मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें मेरी वीडियो के ऊपर। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज द अनअकैडमी यूजीसी नेट। एक और बात मैं आपको लास्ट बात का रिमाइंडर दे देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पेज पे दोबारा से भी बताया था कि हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एनटीए यूजीसी नेट 2023 जो है वो शुरू हुआ है। 7 मई को बच्चे स्टार्ट हो गया था, 28 मई तक ये चलेगा, एवरी संडे रात को 9 बजे। जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उनको हेडफोन्स जीतने का मौका मिलेगा एंड लाइव टेस्ट को अटेंड करिए और एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीतने का मौका पाइए। अलग अलग 3 तरह के रैंक्स निकाले जाएंगे, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3। द रैंक नंबर 1 will be the worth giving a laptop, second one will be given a smartphone and the third one will be given a tablet. So enroll कीजिए, because बेटा enrollment से आप इस मॉक टेस्ट सीरीज का फायदा उठा पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कोई भी तरह का सब्जेक्ट हो, जितने मॉक टेस्ट, जितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आप लोग के लिए वो चीज बेनिफिशियल होगी। इट विल बी वेरी मच इजी टू क्रैक योर पेपर, टू हैव अ गाइडेंस अबाउट हाउ यू कैन गो थ्रू, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, आई नो यू हैव ऑलरेडी पास 10 ऑफ डेज, बट अभी भी टाइम है। enroll now and take the full advantage of the streaming of all India mock test series for NTA UGC NET 2023. Okay, okay, then I will see you tomorrow. Thank you so much for the lecture. Have a nice day. Bye bye. Take care.